डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वह है सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। कल हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग, जिसमें किन्स का सिद्धांत पढ़ा था हमने कि मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं। आज हम बात करेंगे मुद्रा की पूर्ति, क्योंकि मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर ही कीमतों का निर्धारण होता है और मुद्रा की पूर्ति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ के केंद्रीय बैंक की जिम्मेवारी होती है कि वह मुद्रा पूर्ति को किस तरह से सुनिश्चित करता है। यहाँ हम देखेंगे कि मुद्रा पूर्ति की जो अवधारणा है उसके विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। मोटे तौर पे आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, नोट और सिक्के आते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा में वहाँ का जो बैंक है, वहाँ का जो मौद्रिक प्राधिकरण है, उसके द्वारा यह जारी की जाती है। इसमें करेंसी, नोट और सिक्के शामिल हैं। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, किंतु सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। करेंसी नोट और सिक्के के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए बचत खाते को भी, चालू खाते को भी मुद्रा में शामिल करते हैं। यानी जो बचत खाते में राशि जमा है प्लस जो चालू खाते में राशि जमा है उसको भी मुद्रा में शामिल किया जाता है, क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों का उपयोग स्वयं व्यवहार के लिए किया जाता है। ऐसी जमाओं को मांग जमा कहते हैं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान किया जा सकता है। ऐसी मांग जमाएं होती हैं। अन्य जमा जैसे सावधि जमा। सावधि जमा कौन सी होती है? ये जमा परिपक्वता की अवधि तक जमा रहती हैं, बीच में उनका भुगतान नहीं किया जाता है। ये एक निश्चित समय के लिए की गई जमाएं होती हैं जिन्हें सावधि जमा कहते हैं। यहाँ हम मुद्रा की पूर्ति की जो अवधारणा है उसको हम दो अर्थों में देखेंगे, यानी एक संकुचित परिभाषा और एक व्यापक परिभाषा। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तक होती है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। यानी लोगों के बीच में जो मुद्रा का कुल प्रवाह होता है उस प्रवाह के आधार पर तय होता है कि कितनी मुद्रा प्रचलन में है। लोगों में संचरण करने वाली जो कुल मुद्रा है, लोगों के बीच में जो लेन देन के काम आ रही है, आर्थिक क्रियाओं को करने में काम आ रही है, संचरित मुद्रा है, जितने का प्रवाह हो रहा है, वो मुद्रा की पूर्ति कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को 4 रूपों में प्रकाशित करता है। ये 4 रूप हैं M1, M2, M3, M4। अब हम इन चारों रूपों के अलग अलग अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुद्रा को इन 4 रूपों में परिभाषित किया गया है। बाजार में पैसे की आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेवारी होती है। यानी बाजार में पैसे की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे, पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे, ये कार्य होता है वहाँ के मौद्रिक प्राधिकरण का। भारत के संदर्भ में यह भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेवारी है कि बाजार में मौद्रिक तरलता
मौद्रिक आपूर्ति सुनिश्चित कैसे हो। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति के लिए नोट छापता है। सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न टकसालों में तैयार करवाए जाते हैं, लेकिन पूरे देश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही इनका वितरण होता है, इनका रेगुलेशन होता है, इनकी मॉनिटरिंग होती है और भारतीय रिजर्व बैंक ही अंतिम रूप से मौद्रिक आपूर्ति के लिए उत्तरदायी एजेंसी है। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति मुद्रास्फीति की दर को निर्धारित करती है। जाहिर सी बात है कि जितना देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा चलन में होगी उसके अनुसार ही मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की स्थिति भी होगी। पैसे की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे बढ़ती है उसी प्रकार मुद्रास्फीति भी बढ़ती जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। भारत में मुद्रा की आपूर्ति न्यूनतम आरक्षी प्रणाली मिनिमम रिजर्व बैलेंस के अनुसार की जाती है। यानी भारत में जो मुद्रा की आपूर्ति का जो तरीका है वो मिनिमम रिजर्व रख करके केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है मुद्रा। इस नियम में प्रावधान है कि भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ की कुल संपत्ति, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना होगा और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होगी, यह 200 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति अपने पास संरक्षित रखता है और इसके बदले वह मुद्रा को जारी करता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति का मानक पूरा कर लिया है तो वह कितनी ही मात्रा में नई मुद्रा को छाप सकता है, लेकिन व्यवहार में रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करता है, क्योंकि देश में मुद्रास्फीति का खतरा बरकरार रहता है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए ऐसा नहीं करता है। चाहे तो रिजर्व बैंक उसे जारी कर सकता है 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास में रिजर्व में रख करके। भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार M1, M2, M3, M4 को परिभाषित किया गया है, जिसमें M रिजर्व मनी है। रिजर्व मनी क्या होती है? रिजर्व मनी में ये चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी? पहली, प्रवाह में मुद्रा, यानी देश के लोगों के बीच लेन देन के लिए, उपयोग के लिए, आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए कितनी मुद्रा प्रचलन में है। उसमें आरबीआई के पास जो जमा, लोगों की जमाएं शामिल हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं जिनमें हमने अभी चर्चा करी थी, चाहे वो आरबीआई के पास में लोगों के द्वारा, चाहे वो चालू खाते की जमाएं हैं या फिर वो बचत खाते की जमाएं हैं, बचत जमाएं हैं। उसके साथ साथ आरबीआई का सरकार के पास नेट क्रेडिट भी इसमें शामिल होगा, प्लस आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र में जो नेट क्रेडिट है, प्लस आरबीआई की कुल विदेशी परिसंपत्तियां कितनी हैं और जनता के पास सरकार की कुल मुद्रा की देनदारी कितनी है, ये सब चीज़ें पहली एम जो कंसेप्ट है उसमें सम्मिलित हैं। यानी प्रवाह मुद्रा के अलावा रिजर्व बैंक के पास जो जमाएं हैं वो सब शामिल हैं इसमें, और उसके साथ अन्य जमाओं में चाहे वो वाणिज्यिक बैंकों की तरफ है या फिर सरकार की तरफ जो नेट क्रेडिट है आरबीआई का, वो सब इसमें शामिल होता है। और इसमें से आरबीआई की कुल मौद्रिक देनदारियों इसमें से लेस कर देते हैं। इस तरह से ये M1। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी अवधारणा है M1। M1 संकीर्ण मुद्रा भी इसमें शामिल होती है।
यानी M1 प्लस संकीर्ण मनी या नैरो मनी कहलाती है। इसका मतलब जनता के पास करेंसी प्लस जनता की पूंजी प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद M2 में M1 प्लस डाकघर के पास जो बचत जमाएं हैं वो शामिल होती हैं। और M3 जिसको ब्रॉड मनी कहा है, जिसमें M1 में जो चीज़ें सम्मिलित हैं उसमें बैंकों के साथ जो टाइम डिपॉजिट है वो इसमें जोड़ देते हैं। और इस तरह से सरकार के पास जो नेट बैंकिंग क्रेडिट प्लस वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में बैंक क्रेडिट प्लस बैंक सेक्टर की कुल विदेशी संपत्तियां प्लस जनता के प्रति सरकार की मौद्रिक जिम्मेवारियां और बैंकिंग क्षेत्र की कुल गैर मौद्रिक जिम्मेवारियां उसमें से कम करते हुए इसे ज्ञात करते हैं। अर्थात M3 का मतलब M1 प्लस जो M में शामिल चीज़ें हैं उनको इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से ये M3 कंसेप्ट। इसके बाद आता है M4 में M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ में सभी जमा सिर्फ राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़ करके, यानी इस तरह से ये M1, M2, M3, M4 की अवधारणाएं ज्ञात की जाती हैं। और यहाँ M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, वहीं M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। ये हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं। इसके बाद बात करते हैं कि सितंबर 2015 में भारत में M3 मुद्रा की आपूर्ति 1,10,08,35.65 अरब रुपए से बढ़कर अक्टूबर 2015 में 1,12,02,55 अरब रुपए हो गई। 1972 से 2015 तक मुद्रा पूर्ति में औसतन वृद्धि 18,279.23 अरब रुपए की हुई। वहीं 2015 में यह अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पाई गई। भारत में 1972 में यह न्यूनतम 123.52 अरब रुपए थी। और इस तरह से भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को मौद्रिक स्थायित्व और साथ ही कीमतों में स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस तरह से इन चारों अवधारणाओं के आधार पर मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। जहाँ तक इन अवधारणाओं का प्रश्न है, ये अवधारणाएं न केवल बैंकिंग क्षेत्र की जमाओं को शामिल करती हैं बल्कि डाकघर में जो जमाएं हैं उनको भी शामिल करते हुए उन सब मुद्रा के प्रकारों को शामिल करती हैं जो आर्थिक क्रियाओं के लेन देन और लोगों के बीच सौदों के लेन देन या विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का जो लेन देन होता है वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।